Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 3 of chapter 14 of NBF Biology 12, and today we are going to discuss the structure and function of respiratory system of man. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी दूसरे लफ्जों में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर रेफर्स टू एनाटॉमी और फंक्शन रेफर्स टू द फिजियोलॉजी। तो एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आप प्राइमरली बताएंगे कि दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एयर पैसेज वे। इसके अंदर ना एक एयर पैसेज वे मौजूद है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एयर पैसेज वे, इसके अंदर एक एयर पैसेज वे मौजूद है। एयर पैसेज वे का मतलब क्या है? हवा के गुजरने का रास्ता, एयर पैसेज वे। तो हवा के गुजरने का रास्ता, उसे एयर पैसेज वे कहा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एयर पैसेज वे। तो ये जो एयर पैसेज वे, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्से को कहा जाएगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे हिस्से को कहा जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे हिस्से को कहा जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन दोनों को किस बुनियाद पे क्लासिफाई किया है? असल में कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या एयर पैसेज वे में खास हिस्से तक वो बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और कुछ इन्फेक्शंस हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के किसी दूसरे हिस्से को अफेक्ट करते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर, उन इन्फेक्शंस की बुनियाद पर हमने इनको क्लासिफाई किया कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कि कुछ इन्फेक्शन ये सिर्फ इस हिस्से को अफेक्ट करते हैं, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कि कुछ इन्फेक्शन इसको अफेक्ट करते हैं। तो अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं? तो उनमें देखिए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉस्ट्रिल्स आ जाएंगे, नॉस्ट्रिल्स, और इसके साथ साथ नेजल कैविटीज, नेजल कैविटीज, और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है नोज। बोथ ऑफ देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड नोज। तो यानी नोज इज इंक्लूडेड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और उसके बाद फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स इज अनदर पार्ट विच इज इंक्लूडेड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड, इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप देखेंगे फेरिंग्स के बाद का जो हिस्सा है उसमें लैरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स, ट्रेकिया आ जाता है उसमें, ट्रेकिया, उसके बाद फिर ब्रोंकाई आ जाती हैं। ब्रोंकाई डिफरेंट साइज की है, ब्रोंकाई डिफरेंट डायमीटर की है, ब्रोंकाई है। उनमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और यूं इनके साइज के बुनियाद पर इनको नेम करेंगे हम। और फिर इसके बाद इसमें मुख्तलिफ डायमीटर के ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के बाद एल्व्यूलर डक्ट्स आ जाएंगी, एल्व्यूलर डक्ट्स, और उनके साथ एसोसिएटेड एल्व्यूलाई आ जाएंगे, एल्व्यूलाई यानी एयर सैक्स। सो इस तरह से ये सारे पार्ट्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं और ये सारे पार्ट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं। तो अक्सर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of the following part is included in upper respiratory tract या which of the following part is associated with lower respiratory tract। MCQs में अक्सर ये बात पूछी जाती है, आपने ये ध्यान रखना है। इसमें देखिए ये ब्रोंकाई से लेकर नीचे तक का जो पार्ट है, ब्रोंकाई से लेकर ऑनवर्ड ये जितना भी पार्ट है, ये कलेक्टिवली
लंग्स कहलाते हैं, यहां से लंग्स का एरिया शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो डिविजन्स में हमने एयर पैसेजवे को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर पैसेजवे उसको डिवाइड किया है। अब वन बाय वन इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये नोज के बारे में डिस्कस करेंगे। नोज याद रखिए कि ये ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट, यानी बाहर से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट विजिबल है वो नोज है दरअसल। तो दिस इज द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली नोज दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से को कहा जाएगा नॉस्ट्रिल्स और दूसरे हिस्से को कहा जाएगा नेजल कैविटीज। तो इनको समझने के लिए ये हम साथ डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये आप देखिए, जी बेटा ये देखिए हमने ये साइड व्यू ड्रॉ किया है। तो इसमें आपको ये नेजल कैविटीज और फिर ये नीचे इसके ओरल कैविटी और ये इसके ऊपर ये टंग आपको नजर आ रही है। नेजल कैविटी इसमें कौन सी है? ये आप देख रहे हैं, ये नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स, और उसके बाद ये नेजल कैविटीज हैं, नेजल कैविटीज। अच्छा, जबकि नेजल कैविटी के नीचे ये आपको ओरल कैविटी मिलेगी, ओरल कैविटी। और दरमियान में आपको जो पार्टीशन नजर आ रही है, दिस पार्टीशन इज नोन एज पैलेट। आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये पैलेट के बारे में पढ़ा होगा। तो पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। जिस तरह से नेजल कैविटी की इंटीरियर ओपनिंग ये नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं, इनको एक्सटर्नल नेयर्स भी कहा जाता है, एक्सटर्नल नेयर्स। बिल्कुल इसी तरह से नेजल कैविटी की जो पोस्टीरियर ओपनिंग आप देख रहे हैं, दिस पोस्टीरियर ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरनल नेयर, इंटरनल नेयर्स। और दरमियान में आपको ये जो नेजल कैविटी नजर आ रही है, ये नेजल कैविटी एक नहीं है बल्कि ये दो नेजल कैविटीज हैं। ठीक है, इन दो नेजल कैविटीज में दरमियान में एक पार्टीशन होती है। वन इज लेफ्ट nasal cavity and other is right nasal cavity, and both nasal cavities are divided by a septum। यहां पे दरमियान में एक सेप्टम मौजूद है, और वो सेप्टम कौन सा है? उसे कहते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम एक दीवार मौजूद है, इस दीवार के जरिए दरअसल ये दोनों नेजल कैविटीज डिवाइड हो रही है। नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम दरअसल ये नेजल बोन पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ नेजल बोन। नेजल बोन हमारी फेशियल बोन की एक टाइप है, और उस नेजल बोन पर मुश्तमिल ये नेजल सेप्टम ये नेजल कैविटीज को दो हाफ में डिवाइड करता है। अच्छा, नेजल सेप्टम जो है ना, इसकी कुछ थोड़ी सी प्रोजेक्शन सी बनी हुई होती है, और ड्यू टू दैट प्रोजेक्शन आपको ये यहां पर नेजल कैविटी के अंदर, दोनों नेजल कैविटी में इस तरह से पैसेजेस बने हुए नजर आएंगे। पैसेजेस, पैसेजेस का मतलब यूं रास्ते बने हुए नजर आएंगे, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम में थोड़ी सी इस तरह प्रोजेक्शन सी मौजूद होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्शन प्रोट्रूजन ऑफ नेजल सेप्टम। तो आपने बताना है कि नेजल सेप्टम की प्रोट्रूजन की वजह से, प्रोजेक्शन की वजह से, उसके उभार की वजह से यहां पर यूं पैसेज वेज बने हुए मिलेंगे आपको। तो ये इस तरह से एक पैसेज वे, ये एक पैसेज वे और ये एक पैसेज वे इस तरह बना हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे कोई नालियां नहीं बनी हुई है, ये बिल्कुल अलग अलग ट्यूब्स नहीं बनी हुई, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा जो उभार मौजूद होता है नेजल सेप्टम के अंदर, उन उभार की वजह से
आपको यहां इस तरह से ये पैसेजेस बने हुए, रास्ते बने हुए मिलेंगे। अच्छा, नेजल कैविटी का जो अगला हिस्सा होता है ना, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर एक हेयरी नेटवर्क प्रेजेंट है, हेयरी नेटवर्क, इस जगह पर इस तरह से करके एक हेयरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। दिस इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल हेयर्स, सो दिस पार्ट ऑफ नेजल कैविटी इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल्स इन्हें कहा जाता है, और इन्हीं वेस्टिब्यूल्स के अंदर ये हेयर्स प्रेजेंट हैं जिनको वेस्टिब्यूलर हेयर्स कहा जाएगा, कंटेन हेयर्स। सो ये जो वेस्टिब्यूलर हेयर्स हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि द इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ हेयर्स इज कॉल्ड या आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स, जबकि पीछे नेजल कैविटी में आपको यूं 3 पैसेज वेज नजर आ रहे हैं। नॉस्ट्रल्स आप देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, और जबकि उसके पीछे पूरी ये जो कैविटीज बनी हुई नजर आ रही हैं, इनको नेजल कैविटी कहा जाता है। और इसी तरह जैसे नॉस्ट्रल्स इंटीरियर ओपनिंग्स हैं नेजल कैविटी की, बिल्कुल इसी तरह से नेजल कैविटी पोस्टीरियरली पीछे की तरफ भी ओपन हो रही है, और इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग को इंटरनल नेयर्स कहा जाता है। नेजल कैविटीज एक्चुअली 2 हैं, और दरअसल इनको 2 किस तरह से बनाया गया है कि दरमियान में एक पार्टीशन है जिसको नेजल सेप्टम कहा जाता है, और ये नेजल सेप्टम दरअसल नेजल बोन पर मुश्तमिल है। उसके जरिए ये नेजल कैविटी 2 हाफ्स में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट नेजल कैविटी बन गई और दूसरी राइट नेजल कैविटी बन गई। और मैंने आपको बताया था कि नेजल बोन यानी जिसकी वजह से नेजल सेप्टम दरमियान में फॉर्म हुआ है, उस नेजल सेप्टम के अंदर इस तरह से थोड़ी सी आपको प्रोजेक्शंस नजर आएंगी, कुछ उभार से बने हुए नजर आएंगे। तो इन प्रोजेक्शंस की वजह से, इन प्रोट्रूजन्स की वजह से नेजल कैविटी में इस तरह पैसेज वेज बने हुए होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से वाजे तौर पर कोई 3 रास्ते नहीं बने हुए, बल्कि ये जरा जरा सा इनमें उभार होता है नेजल सेप्टम में, जिसकी वजह से इस तरह से ये 3 पैसेज वेज आपको नेजल कैविटी के अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छा, नेजल कैविटी का जो अगला हिस्सा बताया था आपको, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये अगला हिस्सा इसका नेजल कैविटी का वेस्टिब्यूल कहलाता है, और इस वेस्टिब्यूल रीजन के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होंगे जिनको वेस्टिब्यूलर हेयर्स कहा जाएगा। तो ये हमने नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर कवर कर लिया था। इससे हम आगे बढ़ते हैं और इसके फंक्शन के मुतालिक बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटीज, या दूसरे लफ्जों में फंक्शंस ऑफ नोज, क्योंकि नोज का बेसिक हिस्सा, नोज का जो ज्यादा हिस्सा है वो नेजल कैविटी पर मुश्तमिल है, तो हम नोज या नेजल कैविटी का रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो रोल है, फंक्शन है, उसको यहाँ पे जरा डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि ये दरअसल एयर पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एयर पैसेज वे, यहां से एयर गुजरती है, तो इस वजह से ये एयर पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब आप एयर इनहेल करते हैं तो वो भी यहां से होकर जाएगी, और इसी तरह से जब आप एयर को एक्सहेल करते हैं तो वो भी यहीं से गुजर के जाएगी। हालांकि आप देखते हैं कि नेजल कैविटी के साथ साथ आप ओरल कैविटी को भी इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिखाई है, इसमें आप अगर चाहें तो नोज के थ्रू ब्रीथ करने के बजाय, नोज के थ्रू इनहेल करने के बजाय आप माउथ के जरिए भी इनहेल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रास्ते आगे जाकर मिल जाते हैं। ये नेजल कैविटी भी पीछे फेरेंक्स के अंदर ओपन हो रही है, और ओरल कैविटी भी पीछे फेरेंक्स के अंदर ओपन हो रही है। तो आप चाहें तो यहां से इनहेल और एक्सहेल करें, चाहें तो यहां से इनहेल और एक्सहेल करें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो असल चीज इनहेल और एक्सहेल के लिए रखी है, वो दरअसल हमारा नोज है। नोज के जरिए इनहेल और एक्सहेल करना ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू द माउथ ब्रीथिंग। माउथ ब्रीथिंग पॉसिबल जरूर है, लेकिन मैं आपको फायदा बता रहा हूं कि कंपैरेटिवली नोज ब्रीथिंग जो है ना, वो ज्यादा फायदेमंद है। तो वो नोज ब्रीथिंग कैसे फायदेमंद है? असल में देखो, नोज का जो दूसरा रोल है कि ना सिर्फ ये नोज एयर पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है फॉर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, बल्कि इसके अलावा ये फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में भी इन्वॉल्व है। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, जो कि माउथ ब्रीथिंग के जरिए बहुत मुश्किल होगा।
फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, तो वो एयर अगर नोज के जरिए बॉडी के अंदर दाखिल होगी तो नोज उसकी फिल्ट्रेशन कर सकेगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है नेजल कैविटी का। नोज कैसे फिल्टर करता है उसको, तो नोज में फिल्ट्रेशन के लिए कुछ मेजर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बाय द नोज ये दो तरह से मुमकिन है। एक तो आप देखते हैं कि नेजल एपिथेलियम इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, नेजल एपिथेलियम, और दूसरा इसके अंदर वेस्टिब्युलर हेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। हाँ जी, तो वेस्टिब्युलर हेयर्स, पहले इसका जरा रोल देख लें। वेस्टिब्युलर हेयर्स फिल्ट्रेशन ऑफ एयर को कैसे मुमकिन बनाते हैं। देखो, वेस्टिब्युलर हेयर्स मैंने बताया था, वेस्टिब्युलर हेयर्स दरअसल इन हेयर्स को कहा जाता है जो नेजल कैविटी के इंटीरियर एंड पर मौजूद है। जब आप कोई एयर को इनहेल करते हैं यहाँ से, और वो एयर जब यहाँ से गुजरती है और अगर उस एयर के अंदर कोई लार्ज डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो वो लार्ज डस्ट पार्टिकल इस हेयरी नेटवर्क से गुजर नहीं पाएंगे। ये हेयरी नेटवर्क एक फिल्टर का काम करेगा और वो लार्ज डस्ट पार्टिकल यहाँ पे रुक जाएंगे और एयर साफ सुथरी होकर अंदर की तरफ मूव करेगी। लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ये हेयर रोकते हैं, लेकिन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को नहीं रोक पाते, वो आगे चले जाते हैं, उनको आगे फिल्टर किया जाएगा। उसके लिए मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। तो पहले जरा देखिए कि वेस्टिबुलर हेयर्स का यहाँ पे क्या रोल है। तो वेस्टिबुलर हेयर्स एक्चुअली फिल्टर द लार्ज डस्ट पार्टिकल, और ये लार्ज डस्ट पार्टिकल यहाँ पे जब जमा होते चले जाते हैं और ये आगे से नॉस्ट्रल बंद होने लगते हैं उन लार्ज डस्ट पार्टिकल के जमा होने से, तो आप देखते हैं कि हम टाइम टू टाइम उसको फिजिकली यहाँ से क्लीन करते रहते हैं। जब यहाँ पर रास्ता बंद होने लगेगा, सांस में दुश्वारी होगी, तो फिर हमें उलझन सी होती है, इरिटेशन होती है, और हम खुद से फिर इसको नोज को साफ कर देते हैं ताकि वो जितना भी मैस यहाँ पे इकट्ठा हुआ हो वो सारा रिमूव हो जाए और ये ट्रैक फिर क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर दोबारा ये जो हेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं ये इस काम में फिर मशगूल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि वेस्टिबुलर हेयर्स का क्या रोल है। तो वेस्टिबुलर हेयर्स एक्चुअली प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल। ये क्या करते हैं, वेस्टिबुलर हेयर्स एक्चुअली प्रिवेंट, ये रोकते हैं, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल। जो बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी एंट्री को ये रोकते हैं, और इस तरह से ये एयर को फिल्टर करने का बायस बन रहा है। दूसरी तरफ ये जो नेजल एपिथेलियम का मैंने जिक्र किया, नेजल एपिथेलियम क्या चीज है। नेजल एपिथेलियम देखिए, ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई थी, इसमें ये जो इसकी इनर सरफेस है ना नेजल कैविटी की, यहां पर एक एपिथेलियम प्रेजेंट है। ये एपिथेलियम बेसिकली ये इधर भी मौजूद है, ये एपिथेलियम, ये यूं समझ लें कि ये एपिथेलियम ना सिर्फ ये इधर भी मौजूद है बल्कि इसके साथ साथ ये आपको जो लोअर सरफेस है नेजल कैविटी की वहां पर भी एपिथेलियम मिलेगी। तो ये एपिथेलियम ने नेजल कैविटी को चारों तरफ से यूं लाइन किया हुआ है। इट फॉर्म्स अ लाइनिंग फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द नेजल कैविटी, चारों तरफ से इसकी लाइनिंग। अगर आप इस हिस्से को थोड़ा सा यहाँ से मैग्नीफाई करके देखें तो आपको ये नेजल एपिथेलियम का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि नेजल एपिथेलियम जो है ना, यहाँ ये इस तरह से करके सेल्स होंगे, कॉलमनर सेल्स, और इन कॉलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये कॉलमनर सेल्स कॉलम लाइक, कॉलमनर का मतलब होता है कॉलम लाइक सेल्स, ये कॉलमनर सेल्स एपिथेलियल सेल्स हैं। ना सिर्फ ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं बल्कि इसके साथ साथ इनके पास इस तरह सीलिया भी प्रेजेंट हैं। ये सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सो ये सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखो, इस एपिथेलियम को कॉलमनर सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है, दिस इज कॉलमनर सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम। कॉलमनर क्यों, क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं वो कॉलम लाइक हैं, लंबे लंबे हैं थोड़े से। और सिलिएटेड क्यों, क्योंकि
हर एक सेल के पास नंबर ऑफ सीलिया, नंबर ऑफ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको सीलिया कहा जाता है, तो इस वजह से ये सीलिएटेड है। और इसके थ्रू चूंकि म्यूकस की भी सिक्रीशन हो रही है, इसके जरिए यहाँ पर म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है, तो ये म्यूकस जो यहाँ से सिक्रीट होगा ये इस तरह से इसकी एक लेयर यहाँ पे बनती जाएगी इस म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस ये स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस। ये म्यूकस यहाँ से सिक्रीट हो रहा है और सिक्रीट होकर ये इस तरह एक लेयर फॉर्म कर रहा है। दिस इज म्यूकस लेयर। ये येलो कलर में क्या है? म्यूकस लेयर। तो इस तरह से ये एक म्यूकस लेयर यहां पे बन रही है। अब ये जो म्यूकस लेयर है ना, जो म्यूकस यहां से सिक्रीट हुआ था, ये म्यूकस यहां पे परसिस्ट नहीं करता, बल्कि ये म्यूकस इन सीलियरी मूवमेंट की वजह से म्यूकस रफ्ता रफ्ता मूव करता रहता है। ये जो सीलिया होते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता यूं इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो यानी ये म्यूकस को स्वीप कर रहे होते हैं। तो जितना भी यहाँ पे ये म्यूकस होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव करता जाएगा। और ये म्यूकस किस तरफ मूव कर रहा है? म्यूकस ये मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द फेरेंक्स, यानी पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं आता। ये आगे की तरफ उस वक्त आता है जब आपको जुकाम हो जाता है ना, और उस वक्त ये म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है किसी इन्फेक्शन की सूरत में, और जुकाम की हालत में जब ये ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो फिर हो सकता है कि ये बाहर गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि सीलिया उसको पीछे की जानिब धकेलने में नाकाम हो जाते हैं। अदरवाइज अगर शख्स नॉर्मल है तो ये जो सीलिया है सीलिएटेड एपिथेलियम के, ये सीलिया उसको स्वीप करते रहेंगे, उसको झाड़ू फेरते रहेंगे उसके ऊपर, उसको धकेलते रहेंगे पीछे की जानिब यानी फेरेंक्स की तरफ। तो ये म्यूकस, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस दरअसल जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना, जो कि वेस्टिबुलर हेयर्स नहीं रोक पाए थे, तो वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स दरअसल ये म्यूकस एडहेयर कर लेगा अपने साथ। एडहेयर करने का मतलब है उसको अपने साथ चिपका लेगा, ठीक है। एडहेयर, एडहेयर का मतलब क्या होता है कि उसको अपने साथ चिपका लेगा। तो इस तरह से ये म्यूकस उन स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को जब अपने साथ इस तरह से चिपका लेता है और ये स्मॉल डस्ट पार्टिकल इसके अंदर अटैच हो जाते हैं, तो सीलिया चूंकि म्यूकस को पीछे की जानिब धकेली जा रहा है, तो इसके साथ वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स वो भी पीछे की जानिब चले जाएंगे। और आखिरकार ये म्यूकस जाता कहां पर है? ये पीछे जाते जाते फेरेंक्स में आता है। फेरेंक्स से ये म्यूकस आखिरकार ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ये मैं म्यूकस की मूवमेंट शो कर रहा हूं कि म्यूकस कहां जा रहा है। तो म्यूकस एक्चुअली ये इसोफेगस में जा रहा है। दिस रीजन इज एक्चुअली इसोफेगस। व्हाट इज इसोफेगस? इसोफेगस ये हमारा फूड पाइप है, और इधर इसोफेगस से नीचे ये कहां पर जा रहा है? टू द स्टमक, स्टमक में चला जाता है। तो आपको पता है ये जो स्टमक है, इसके अंदर जो भी चीज चली जाए वो डाइजेस्ट हो जाती है। तो वो जितना भी हमारा ये नेजल फ्लूइड था, वो सारा यहाँ से स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को लेकर वो सीधा हमारे स्टमक में चला गया है, और स्टमक के अंदर बड़े डेंजरस किस्म के एसिड्स होते हैं, लिहाजा वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस जो भी यहाँ पर कैच किए थे म्यूकस ने, वो सारा कुछ आपके स्टमक में गया और स्टमक ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर हमारा ये जो फंक्शन है ना नेजल एपिथेलियम का, ये किसी वजह से अफेक्ट हो जाए, ये फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म ना हो, जैसे देखो ये आजकल कोरोना वायरस जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और वो कहते हैं कि ये नाक के रास्ते आपके अंदर दाखिल होता है, तो वो उन पर्सन्स को अफेक्ट करता है जिनमें ये सीलियरी एक्शन किसी वजह से मुतासिर हुआ हो, यानी उनकी इम्यूनिटी अगर लो है, उनमें ये सीलिया प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो वायरस यहाँ पर परसिस्ट कर जाता है, वो इन्फेक्शन कॉज करने में कामयाब हो जाता है। वरना जो हेल्दी शख्स होगा जिसमें ये म्यूकस और सीलिया सही तौर पर वर्क कर रहे हैं, तो वो वायरस अगर यहाँ पर आएगा भी तो वो इसके साथ चिपक जाएगा, और ये सीलिया उसको मूव करवा के स्टमक में भेज देंगे, और स्टमक उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और उस शख्स को इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो इस तरह से देखिए कि ये जो म्यूकस एपिथेलियम थी, ये किस कदर इंपॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के अंदर। तो आपने नोट किया कि ये जो हमने अभी जिक्र किया इसके फंक्शंस का, कि नेजल कैविटी या नोज, एक तरफ तो ये एयर पैसेज वे प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल इनके जरिए फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का है कि अगर आप नोज ब्रीथिंग करेंगे तो इसके जरिए आपको फिल्ट्रेशन ऑफ एयर भी मिलेगी। आप जो एयर इनहेल करें वो फिल्टर हो जाएगी, उसमें वेस्टिब्यूलर हेयर्स ये लार्ज डस्ट पार्टिकल की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, और इसके मुकाबले में जो नेजल एपिथेलियम है ये क्या करती है? इट प्रिवेंट्स the entry of
small dust particles, small dust particles and बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है, ये जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी ये नेजल एपिथेलियम रोकती है। ना सिर्फ ये म्यूकस और सीलिया सिर्फ नोज के अंदर मौजूद होते हैं, बल्कि ये चीजें यानी ये सीलिएटेड एपिथेलियम आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगी। ये जो यहां पर आपको आउटर मोस्ट कवरिंग नजर आ रही है ट्रैकिया के अंदर, ये भी दरअसल सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम है। तो लेकिन नीचे वाले हिस्से में जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होगा और जो सीलिया मौजूद होंगे वो उस म्यूकस को किस जाने मूव करवा रहे हैं, वो उसको ऊपर की जाने मूव करवा रहे हैं। ये अगेन मैं म्यूकस की मूवमेंट यहाँ पे शो कर रहा हूँ। असल में इधर भी सीलिया मौजूद है और अगर कोई एयर यहाँ से क्रॉस कर जाती है और उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स स्मॉल यहाँ पे रुक जाते हैं और बाकी साथ चले जाते हैं, लेकिन वो यहाँ से गुजरते गुजरते जब वो आगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचेगी तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी चूंकि ये सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम है तो वो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम अगेन उनको वो कैच कर लेगी। इस तरह से कोई चांस नहीं होता कि कोई डस्ट पार्टिकल स्मॉल साइज का या कोई वायरस बैक्टीरिया वो आपको अफेक्ट कर सकें अगर आपका ये सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो बेटा ये देखो, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही म्यूकस किस जाने मूव कर रहे हैं, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी म्यूकस अल्टीमेटली ये यहाँ से इधर इसोफेगस में आ जाएगा और स्टमक में चला जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस किस जाने मूव करता है, टुवर्ड्स द फेरेंक्स, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस है वो भी इस फेरेंक्स की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली दोनों साइड का ये म्यूकस कहाँ चला जाता है, इसोफेगस में, और आगे उसकी मंजिल क्या होगी, स्टमक। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको? हाँ जी। तो एक और फंक्शन हम नेजल कैविटी का या नोज का यहां पे पॉइंट आउट करेंगे और वो फंक्शन क्या है, वो है वार्मिंग ऑफ एयर। यानी अगर आप एयर को यहां से इनहेल करते हैं तो उसमें वार्मिंग इफेक्ट भी आ जाता है। दरअसल ये जो अभी आपको मैंने शो किया कि ये म्यूकस एपिथेलियम, तो इस म्यूकस एपिथेलियम के नीचे ना ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। यहां पे इसके नीचे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। तो ये इस हिस्से के अंदर ये ब्लड कैपिलरीज बड़ी सुपरफिशियल मौजूद हैं। ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड हमारी नेजल एपिथेलियम में बहुत बैरूनी सतह तक वो सर्कुलेट हो रहा होता है। तो इस वजह से जब यहां से एयर मूव करती है ना, तो ब्लड की सर्कुलेशन करीब होने की वजह से ब्लड की जो हरारत है, ब्लड की गर्मी, वो उसके अंदर ऐड हो जाती है एयर के अंदर। और एयर बेशक आप ठंडी ठंडी एयर इनहेल करें, लेकिन वो यहां से गुजरने के बाद वो गर्म हो जाएगी। तकरीबन इस एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, यानी उसके करीब करीब हो जाता है। आपने अगर बहुत ठंडी एयर को भी इनहेल किया हो तो उस एयर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, नियर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है ना वो इजीली परफॉर्म हो सकेगा, क्योंकि डिफ्यूजन के ऊपर टेम्परेचर का बड़ा गहरा असर होता है। अगर आप उसी तरह की ठंडी ठंडी एयर अंदर ले जाते हैं लंग्स में, तो ऐसी सूरत में उसमें से ऑक्सीजन इतना क्विकली एब्जॉर्ब ना हो पाता हमारे ब्लड के अंदर, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी इतना क्विकली उसके अंदर ऐड ना हो पाता। तो इस वजह से एयर को वार्म करना जरूरी है। तो ये जो वार्मिंग इफेक्ट है ये भी दरअसल नेजल कैविटी के जरिए मुमकिन हो सकेगा। तो आपने देखा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोज ब्रीथिंग ओवर माउथ ब्रीथिंग। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ नोज ब्रीथिंग ओवर माउथ ब्रीथिंग, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इसमें नेजल कैविटी के यही फंक्शंस पॉइंट आउट करने। स्पेशली कौन से वाले फंक्शंस पॉइंट आउट करने? ये जो अगले दो फंक्शंस आपको बताएं, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड वार्मिंग ऑफ एयर। तो ये दो ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि नोज ब्रीथिंग की वजह से पॉसिबल होंगे, माउथ ब्रीथिंग की वजह से नहीं होंगे। अदरवाइज
कौन सा ऐसा फंक्शन है नेजल कैविटी का जो माउथ के जरिए भी पॉसिबल है, तो वो तो आपने ये पैसेज ऑफ एयर पैसेज वे आपने बताना है कि नोज की तरह माउथ भी एयर पैसेज वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि नोज ब्रीथिंग जो है वो ज्यादा एडवांटेजियस हो सकता है ओवर द माउथ ब्रीथिंग। तो अब आपको ये नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों समझ में आ गया? जी जी पूछें। सर अगर हम वार्म एयर को इनहेल करेंगे तो उससे उसके टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल बेटे, जो अगर ज्यादा वार्म एयर होगी तो वो ऐसी सूरत में थोड़ा सा उसका टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा यहां से गुजरने की वजह से, क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसके मुताबिक वो एयर आ जाएगी। देखो वो कूल किस तरह से हो जाएगी, कूल इस तरह से हो जाएगी कि हमारे नेजल कैविटी में नेजल फ्लूइड भी तो प्रेजेंट है ना, यहाँ पर लिक्विड भी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ मॉइस्चर भी ऐड हो रहा है एयर के अंदर। लिहाजा अगर गर्म एयर आएगी तो वो थोड़ी सी कूल भी हो जाएगी, और अगर कूल एयर आप इनहेल कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी वार्म भी हो जाएगी ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन। तो ये दोनों चीजें यहां पर बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है फेरेंक्स। हाँ जी, फेरेंक्स भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फेरेंक्स दरअसल ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फेरेंक्स बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसको हम यहां पे दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को, ताकि यहीं पे डिस्कशन में आसानी रहे हमें। तो ये आप देखिए, ये नेजल कैविटी, ये टंग, और ये आप देख रहे हैं इसोफेगस। ठीक है जी, तो ये फेरेंक्स आप देख रहे हैं। फेरेंक्स क्या चीज है? फेरेंक्स बेसिकली ये हिस्सा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फेरेंक्स। ये जो पार्ट है इसको फेरेंक्स कहा जाता है। फेरेंक्स के 3 पोर्शंस हैं। फेरेंक्स का ये एंड जो आपको नेजल कैविटी की जानिब नजर आ रहा है, इसको कहते हैं नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स उर्दू में क्या कहते हैं? फेरेंक्स को हलक। ठीक है, जो हम ये सामने मुंह खोलते हैं तो आगे एक कैविटी सी नजर आ रही होती है, अंधेरा होता है जहां पर, दैट इज कॉल्ड फेरेंक्स, हलक। तो इसका वो हिस्सा जो नेजल कैविटी की जानिब है उसको कहा जाएगा नेजोफेरेंक्स। इसका वो हिस्सा जो ओरल कैविटी की जानिब है इसे कहा जाएगा ओरोफेरेंक्स। और इसका वो हिस्सा जो नीचे लैरिंक्स और इसोफेगस की जानिब है, इस हिस्से को कहा जाएगा लैरिंगोफेरेंक्स। ठीक है, तो नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स ये फेरेंक्स के 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसमें कोई इस तरह से डिवीजन नहीं बनी हुई, इस तरह कोई बीच में पार्टीशन नहीं है कि भाई ये इतना हिस्सा इस जानिब ये नेजोफेरेंक्स है और इस जानिब कोई बीच में दीवार हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिंपल कैविटी है, एक गार सी है, और इसका एक हिस्सा नोज की तरफ है, उसे नेजोफेरेंक्स कहा जाता है। जो इसकी डायरेक्शन आपको ओरल कैविटी की जानिब नजर आ रही है वो ओरोफेरेंक्स, और जो नीचे वाली साइड है इसकी उसे लैरिंगोफेरेंक्स कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ये जो फेरेंक्स है ये जस्ट एक एयर पैसेज वे प्रोवाइड करता है, इसका और कोई काम नहीं है। दरअसल ये एक एयर पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है, और साथ साथ चूंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी पार्ट है तो यहां से फूड भी मूव करता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड भी, मूवमेंट ऑफ बोलस भी यहीं से होता है। आपने फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद होगा कि ये जो बोलस होता है, बोलस वो भी इसी जगह से मूव करता है। बोलस ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड को कहते हैं, तो वो भी इसी के थ्रू मूव करेगा। तो कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी इंक्लूडेड है? तो ये पार्ट है फेरेंक्स, आपने याद रखना है। अच्छा, फेरेंक्स, इसके अगर हम फंक्शंस को रिव्यू करें तो फंक्शंस में आपने एक फंक्शन तो इसका पॉइंट आउट करना है कि फेरेंक्स
प्रोवाइड्स एयर पैसेजवे। ये जितने भी अभी हम पार्ट्स पढ़ते जा रहे हैं ना, ये फंक्शन हर एक में आप लिख सकते हैं। प्रोवाइड एयर पैसेजवे, एयर पैसेजवे ये तमाम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एयर पैसेजवे, क्या मतलब एयर पैसेजवे का? यानी हवा के गुजरने के लिए रास्ता। तो ये एयर पैसेजवे प्रोवाइड करता है। और दूसरा, ये कुछ हद तक वोकलाइजेशन में भी इन्वॉल्व है। वोकलाइजेशन, वोकलाइजेशन का मतलब क्या है? साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन। असल में तो साउंड प्रोड्यूस होता है ये नीचे लैरिंग्स में से, इस जगह पर एक पार्ट है लैरिंग्स। असल में साउंड बॉक्स इस लैरिंग्स को कहा जाता है। लेकिन जब ये साउंड पैदा होगा तो इस फेरिंक्स से उसके अंदर थोड़ा सा हम साउंड के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। यानी ये साउंड में जो आप कहते हैं ना कि एक सिंगर जो है वो उसके साउंड के अंदर आपको ज्यादा एक लय नजर आ रही होती है, वो ज्यादा लहक लहक के गा रहा होता है, और इसके मुकाबले में कोई दूसरा शख्स जो है उसका साउंड इतना अच्छा नहीं निकल रहा होता। तो ये असल में फेरिंक्स ये इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ये वोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और दूसरा ये एयर पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फंक्शंस हम फेरिंक्स के अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है जी, फेरिंक्स कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो है लैरिंक्स। द नेक्स्ट पार्ट इज लैरिंक्स। लैरिंक्स बेसिकली ये एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना हुआ ये पार्ट है। अब यहां से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो गया है। अब याद रखिए ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये जो पार्ट है ये कहां पर मौजूद होता है? इट इज प्रेजेंट at the anterior end of trachea, at anterior end of trachea। ट्रैकिया का जो ऊपर वाला एंड है उस एंड पर यह मौजूद है। बर्ड्स के अंदर जो उनका इसी तरह का स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सायरेंक्स। बर्ड्स के अंदर लैरिंक्स के बजाय क्या चीज होती है? सायरेंक्स। सायरेंक्स ये लैरिंक्स की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ट्रैकिया के बिल्कुल बॉटम में मौजूद होता है। जैसे आपको मैंने लैरिंक्स के मुतालिक बताया कि ये ट्रैकिया के इंटीरियर एंड पर मौजूद है, जबकि सायरेंक्स दैट इज फाउंड इन बर्ड्स, तो ये बर्ड्स के अंदर ये कहां पर मौजूद है? एट द बॉटम ऑफ ट्रैकिया, एट द बॉटम ऑफ ट्रैकिया। और इसी वजह से बर्ड्स के अंदर जो साउंड होता है ना उसका कुछ और हिसाब होता है, और मैमल्स के अंदर साउंड कुछ और तरह से राइज होता है। तो ये दोनों की जो पोजीशन है ये साउंड की प्रोडक्शन में बड़ा मैटर करती है। तो बहरहाल लैरिंक्स विच इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड ऑफ द ट्रैकिया। इट कंसिस्ट ऑफ अ कार्टिलेज राउंड। किस चीज पर मुश्तमिल है ये? कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज प्लेट्स। ये कार्टिलेज प्लेट्स पर मुश्तमिल है। कार्टिलेज प्लेट का बना हुआ है। कार्टिलेज प्लेट्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन वही म्यूकस एपिथेलियम है। तो इस तरह से कार्टिलेज प्लेट प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर यह मुश्तमिल स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर ये इस जगह पर सिचुएटेड है। यानी इसको हम अगर यहां पे ड्रॉ करें तो आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैरिंक्स। और दरमियान में आपको इसके एयर पैसेजवे, ये चूंकि कट सेक्शन दिखाया है ना, तो चारों तरफ से ये नहीं दिखाया मैंने, ये दरमियान से इसको हमने पाथ इसका दिखाया। तो एक्चुअली ये चारों तरफ से गोल एक राउंड है कार्टिलेज का, ये राउंड है कार्टिलेज प्लेट्स का, और उसके साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स उसके गिर्द मौजूद होती हैं। अच्छा, इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे हम अगर बड़ा करके दिखाएं तो आपको ये इसकी एनाटॉमी सही तरह से पता चलेगी। देखो ये कार्टिलेज प्लेट्स जिसको हम लैरिंक्स कह रहे हैं, और इसके साथ साथ इन प्लेट्स के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो आप देख रहे हैं कि इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना
वो दरमियान में थोड़ी सी स्ट्रेच्ड होंगी और उन म्यूकस मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग की वजह से दो इनफोल्डिंग्स यहां पे फॉर्म होती हैं और ये इनफोल्डिंग्स क्या कहलाती हैं, इन्हें कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। ये एक इनफोल्डिंग इस तरह से ये और एक इनफोल्डिंग ये, दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ये क्या है, दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। इनफोल्डिंग्स, इनफोल्डिंग का मतलब होता है अंदर की जानिब ये इनकी प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं। सो दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग्स आपको बताई हैं, इन्हीं को दरअसल वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। व्हाट आर दीज? दीज आर द वोकल कॉर्ड्स। इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की वजह से दरअसल ये जो लैरिंक्स है ये वॉइस बॉक्स के तौर पर एक्ट करता है। द लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? दरअसल इसको वॉइस बॉक्स इस वजह से कहा जाता है कि यहां पर ये वोकल कॉर्ड्स लगी हुई हैं। जब हम बोलने की कोशिश करते हैं ना तो एक्चुअली एयर यहां से मूव करती है ऊपर की तरफ, ठीक है। व्हाइल स्पीकिंग एयर मूव्स अपवर्ड। जब आप बोल रहे होते हैं व्हाइल स्पीकिंग, तो उस वक्त ये एयर ऊपर की तरफ मूव करती है और जब ये एयर बाहर की तरफ मूव करेगी तो ऐसी सूरत में ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगी। इनकी वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होगा और उस साउंड को फिर हम अपने साउंड सेंटर के जरिए, ब्रेन के जरिए मुख्तलिफ अल्फाज में उस साउंड को निकालते हैं, ठीक है। ये जो हम साउंड को मुख्तलिफ अल्फाज की शक्ल देते हैं वो दरअसल हमारे ब्रेन की वजह से पॉसिबल होता है। अदरवाइज साउंड की प्रोडक्शन तो आप देखते हैं कि दूसरे एनिमल्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस साउंड को किसी खास किस्म के अल्फाज में वो उस साउंड को अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके ब्रेन में ये एबिलिटी नहीं रखी कि वो अपने साउंड को इस तरह मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज में अदा कर सकें। तो आप देखिए कि आपके पास जो ये एबिलिटी है उसकी वजह से कभी आप इंग्लिश में उस साउंड को बोल रहे होते हैं तो कभी उर्दू में और मुख्तलिफ जुबानों के अंदर। तो साउंड की एक्चुअली प्रोडक्शन कहाँ से होनी है? ये इस लैरिंक्स के जरिए होनी है। इसी वजह से इसको वॉइस बॉक्स कहा गया। अच्छा, लैरिंक्स के हवाले से एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए। लैरिंक्स में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी कार्टिलेज प्लेट्स हैं। तो इन कार्टिलेज प्लेट्स में से एक जो फ्रंट साइड पर कार्टिलेज प्लेट होती है ना, उसे कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। तो ये फ्रंट साइड की जो कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, ये जैसे जैसे मेल इंडिविजुअल्स बड़े होते जाते हैं ना तो ये थायराइड कार्टिलेज प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। एक यहाँ पर मौजूद है थायराइड कार्टिलेज। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये मेल्स के अंदर एज के साथ साथ, जैसे एक मेल चाइल्ड अपने एडोलसेंस में दाखिल होता है, बलूगत में दाखिल होता है, वो बड़ा होता है, तो ऐसी सूरत में ये थायराइड कार्टिलेज थोड़ी सी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर एक प्रोजेक्शन यहाँ पे बन जाती है। और आपने देखा होगा कि जो मेल्स होते हैं उनमें यहाँ पर थोड़ा सा गर्दन में, नेक के अंदर ये हल्का सा उभार सा आना शुरू हो जाता है। तो ये जो उभार यहाँ पे डेवलप होता है ये असल में इसी थायराइड कार्टिलेज के प्रोजेक्ट होने से होता है। और इस उभार को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एडम्स एप्पल। इसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। तो ये एडम्स एप्पल ये भी दरअसल ये इस लैरिंक्स के जरिए ही स्टैब्लिश हुआ है। लैरिंक्स की ही एक कार्टिलेज जिसको थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है और इस थायराइड कार्टिलेज के प्रोजेक्ट करने से ये एडम्स एप्पल फॉर्म होता है। और ये चीज आपको मेल्स के अंदर नजर आएगी, फीमेल में ये चीज नजर नहीं आएगी। उसका क्या रीजन है? असल में मेल और फीमेल में कुछ हार्मोन्स का डिफरेंस होता है। तो ये जो इसकी प्रोजेक्शन है ना, इसके ऊपर वो मेल स्पेसिफिक हार्मोन का असर है, उसकी वजह से ये प्रोमिनेंट हुआ है। फीमेल के पास वो पर्टिकुलर हार्मोन कम होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, तो वो हार्मोन फीमेल के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। इस वजह से फीमेल में इसके ऊपर उसका असर नहीं हो पाता। ठीक है जी। तो ये लैरिंक्स के बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको आमतौर पे विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। और ये हमारे नेक रीजन में वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट एट वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड किसे कहते हैं? वेंट्रल साइड इज द फ्रंट साइड। तो इट इज सिचुएटेड एट द वेंट्रल साइड ऑफ आवर बॉडी। ट्रैकिया एक्चुअली ये जिस जगह पर लैरिंक्स है वहीं से ये ट्रैकिया ओरिजिनेट हो जाता है।
इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तकरीबन ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और तकरीबन कोई 1.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। 1.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। So this 10 to 12 centimeter long tube-like structure which has 1.5 centimeter diameter, ये हमारी नेक से गुजरता हुआ चेस्ट रीजन में पहुंचता है और वहां पर जाकर ये बाइफर्केट कर जाता है, यानी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और ये जो दो इससे ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। तो इस तरह से इसमें से दो ब्रोंकाई फॉर्म हो जाते हैं और ये दोनों ब्रोंकाई यहाँ पे फिर लंग्स में दाखिल हो जाएंगे। इस जगह से लंग्स का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये इतना सा जो पार्ट है इसे ट्रैकिया कहा जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो सी शेप के होंगे इस तरह से, चूंकि इसके बैक साइड पर इधर इसोफेगस गुजर रहा होता है तो उस साइड से ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स इनकम्प्लीट होते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट है। तो these C-shaped cartilaginous structures, तो ये C शेप के जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। इनकी प्रेजेंस की वजह से ये इस तरह आपस में इसकी जो दीवारें ना वो पिचकती नहीं है, ये कोलैप्स नहीं करता ट्रैकिया। तकरीबन ये कोई 15 to 20 C शेप रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। 15 to 20 C-shape rings. तो these 15 to 20 C-shape rings, इसका रोल क्या है? These rings actually prevent the collapsing of the trachea. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो C-shape ring है ये इनकम्प्लीट क्यों है, ये पूरे रिंग क्यों नहीं है, गोल क्यों नहीं है, बिल्कुल ये एक तरफ से थोड़ा सा कटे हुए क्यों है? तो एक्चुअली मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इसके बैक साइड पर, डॉर्सल साइड पर यहाँ पे इसोफेगस गुजर रहा है। हियर इज द पोजीशन ऑफ द इसोफेगस। तो इसोफेगस के अंदर ना पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। आपने फर्स्ट ईयर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। तो ये जो इसोफेगस है ये दरअसल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उस पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को इंटैक्ट रखने के लिए, उसे किसी तरह से डिस्टर्ब ना होने देने के लिए ये सी शेप रिंग्स इस तरह इनकम्प्लीट हैं। ये जिस साइड पर आपको इसोफेगस नजर आ रहा है उस साइड पर ये इनकम्प्लीट है। अगर ये बिल्कुल कंप्लीट होते हैं तो इसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाती है। तो ट्रैकिया का क्या फंक्शन होगा? ट्रैकिया ये भी दरअसल एक सिर्फ एयर पैसेज वे प्रोवाइड करता है। फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, तो इसका फंक्शन भी आप यही बताएंगे कि इट प्रोवाइड्स एन एयर पैसेज वे, यानी ये भी एयर को गुजरने के लिए एक रास्ता दे रहा है और इसका कोई काम नहीं है। तकरीबन ये 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के पॉइंट पर, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, ये जो पॉइंट होता है ना इसे कहते हैं 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। असल में हमारे इधर ना बैक बोन गुजर रही है इसके पीछे से ना, तो ये जो बैक बोन गुजरी है उसके अंदर वर्टिब्री पाई जाती हैं। तो चेस्ट रीजन की जो वर्टिब्री होती है ना उनको कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। वर्टिब्रा सिंगुलर वर्ड है, अगर आखिर में ई लग जाए तो ये वर्टिब्री कहलाएगा। और वर्टिब्री ये हमारी बैक बोन की बोन्स को कहा जाता है। बैक बोन के अंदर जो बोन्स हैं क्या कहते हैं? वर्टिब्री। तो जो 5वीं थोरेसिक वर्टिब्री है उस 5वीं थोरेसिक वर्टिब्री के पॉइंट पर ये इस तरह से ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इससे अब जो दो नई ब्रांचेस बनी है अब इन्हें कहा जाएगा ब्रोंकाई। अब अगला पार्ट शुरू हो जाता है यहां से ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई किस पॉइंट पर ओरिजिनेट होती है? आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रैकिया या ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। जो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा वाला पॉइंट है ना उस पॉइंट पर ये ट्रैकिया की डिवीजन से दो ट्यूब्स ओरिजिनेट होती हैं जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है।
तो इसको कैसे डिफाइन करें? द नैरो ट्यूब्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebrae। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई अब कहलाएंगे। ब्रोंकाई फिर आगे लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इस पॉइंट पर अब लंग्स शुरू हो जाते हैं। देखिए लंग्स का स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है। लंग्स की आप शक्ल देख रहे हैं, लंग्स किस तरह की शक्ल रखते हैं? लंग्स आर स्फेरिकल या रॉड शेप होते हैं, या फिर ये ओवल शेप होते हैं, या फिर ये कॉनिकल शेप होते हैं। आपको इसकी शेप कैसी लग रही है? कॉनिकल, बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो दे आर एक्चुअली कॉनिकल इन शेप। तो ये बुनियादी तौर पर इस तरह से कॉनिकल इन शेप है। अच्छा, तो लंग्स के अंदर जाकर ये जो आपको ब्रोंकाई बताइए ना, ब्रोंकाई ये तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। ये वाली जो ब्रोंकाई लंग्स के अंदर दाखिल हो रही है, इन ब्रोंकाई को कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। लंग्स के अंदर जाकर ईच प्राइमरी ब्रोंकस विल बी डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई का जो नंबर है ना, वो लेफ्ट और राइट लंग के अंदर डिफर करता है। आप देख रहे हैं इस वक्त ये आपके सामने जो है राइट लंग है, दिस इज राइट लंग, और राइट लंग के अंदर आपको सेकेंडरी ब्रोंकाई का नंबर कितना दिखाया? 3। लेकिन जो लेफ्ट लंग है आपका, लेफ्ट लंग के अंदर इसके पास 2 आपको ये सेकेंडरी ब्रोंकाई नजर आएंगे। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई का नंबर दोनों लंग्स के अंदर आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, लेकिन प्राइमरी ब्रोंकाई का नंबर 1 है। ठीक है, ये समटाइम हम एमसीक्यूज में ये सवाल पूछा करते हैं कि हाउ मेनी ट्रैकिया आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ट्रैकिया का नंबर कितना बताया जाएगा? 1। हाउ मेनी प्राइमरी ब्रोंकाई, ये वाली प्राइमरी ब्रोंकाई, इनको हम यहां पे लेबल कर देते हैं, दीज आर एक्चुअली प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इनका नंबर कितना? हाउ मेनी प्राइमरी ब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? 2। या हाउ मेनी प्राइमरी ब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग? लेफ्ट लंग में कितनी प्राइमरी ब्रोंकाई प्रेजेंट हैं? 1। लेकिन हाउ मेनी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये वाली जो है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है। हाउ मेनी सेकेंडरी ब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग? 2। और राइट लंग के अंदर 3। तो क्या वजह है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई का नंबर डिफरेंट क्यों है? असल में ये जो राइट लंग होता है ना, इट हैज 3 लोब्स। ये स्लाइटली लार्जर भी होता है और थोड़ा इसमें 3 लोब्स होती हैं। दिस वन इज द सुपीरियर लोब, दिस वन इज द मिडल लोब, या इसको मीडियन लोब भी कहा जाता है, एंड दिस वन इज द इंफीरियर लोब। तो ये एक्चुअली 3 लोब्स हैं, लेकिन आपको ये लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ 2 ही लोब्स नजर आ रही हैं। एक को कहते हैं सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर और ये इंफीरियर लोब। अच्छा, तो लंग्स के अंदर जाकर ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में तब्दील हुई, और अब सेकेंडरी ब्रोंकाई भी तेजी से डिवाइड होती चली जाएंगी, यहां तक कि इनका जो डायमीटर है ना, वो कम होते 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 जस्ट 1 मिलीमीटर रह जाता है। अब आगे इनसे जो नंबर ओरिजिनेट होगा ना, वो नंबर अब फिक्स नहीं है। हम सिर्फ ये सेकेंडरी ब्रोंकाई तक का जो नंबर है ना उसको काउंट करते हैं, उसके बाद का जो नंबर है ना उसको काउंट नहीं करते। आगे फिर इसमें रैपिडली ब्रांचेस होती चली जाती हैं, और इन ब्रांचेस के एंड पर ब्रोंक्यूल्स शुरू हो जाएंगे। जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम रह जाएगा या 1 मिलीमीटर तक रह जाएगा, तो तब इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाएगा। तो ब्रोंकाई, इसमें कौन कौन सी ब्रोंकाई आपने देखी? प्राइमरी ब्रोंकाई, एक इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर दूसरा आपने इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई देखा, और फिर उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई तक का नाम यूज किया जाता है, यानी इनको अलग अलग कैरेक्टराइज किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो उससे आगे वाली ब्रोंकाई होंगी उनको बस हम कोई नाम नहीं देते, बस ये डिवाइड और रीडिवाइड होती चली जाती हैं, यहां तक कि इनका डायमीटर कम होते होते 1 मिलीमीटर तक रह जाता है। और जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर रह जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएंगे? देन दे बिकम ब्रोंक्यूल्स। फिर ये ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। ये असल में सारी ट्यूब्स हैं। ट्रैकिया भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, उससे फिर ये ब्रोंकाई ओरिजिनेट हो रही है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे।
और उसके बाद अब इनसे ब्रोंक्यूल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन ब्रोंक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनका जो डायमीटर है वो लेस देन 1 मिलीमीटर डायमीटर होगा, लेस देन 1 मिलीमीटर डायमीटर। ट्रैकिया का मैंने डायमीटर कितना बताया था, ट्रैकिया 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। 1.5 सेंटीमीटर का मतलब 15 मिलीमीटर के करीब इसका डायमीटर है। और जो ब्रोंकाई थी ना, तो ये ब्रोंकस, ये इसका डायमीटर 1.5 से कम होकर प्राइमरी ब्रोंकाई का जो डायमीटर है वो तकरीबन कोई 0.8 सेंटीमीटर के करीब रह जाता है। अब ये 0.8 सेंटीमीटर डायमीटर वाली ट्यूब लंग के अंदर जाकर और तेजी से डिवाइड होती है और इसका डायमीटर मुसलसल कम होता चला जा रहा होता है। और कम होते होते जब इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर से कम रह जाएगा तो तब इन्हें क्या कहा जाएगा, ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, अब ये जो सी शेप के रिंग्स आपको यहां पे बताए थे ना, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स, जो इसको ट्रैकिया को प्रिवेंट कर रहे थे फ्रॉम द कोलैप्सिंग, तो इसी तरह से आपको ये सी शेप के जो रिंग्स हैं वो भी नजर आएंगे आगे। इवन प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर भी मौजूद होते हैं, बट इन सेकेंडरी ब्रोंकाई द सी शेप कार्टिलेज रिंग्स आर रिप्लेस्ड विद द कार्टिलेज प्लेट्स। और उसके बाद फिर इसकी जो अगली ब्रांचेज हैं उनके अंदर आपको कोई रिंग और कोई चीज नहीं मिलेगी। यानी प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर भी ये सी शेप के रिंग्स मौजूद हैं, ये बात आपने याद रखनी है। दीज रिंग्स आर इवन प्रेजेंट इन द प्राइमरी ब्रोंकाई, ये इधर भी मौजूद हैं। बट इन सेकेंडरी ब्रोंकाई द रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेज प्लेट्स। ये कार्टिलेज की ना ये प्लेट्स हैं, दे आर नॉट कंप्लीट रिंग्स। और उसके बाद फिर जो इसकी अगली ब्रांचेज हैं, यानी आगे फिर जो टर्शरी और फिर आगे, उनके अंदर ना कोई रिंग ना कोई, ये टर्मिनल ब्रांचेस से मतलब है कि वो जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ब्रोंक्यूल्स, उनके अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स एंड देयर टर्मिनल ब्रांचेस दे हैव नो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ब्रोंक्यूल से पहले पहले वाला जो रीजन है वहां पर ये आपको कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो अक्सर ये एमसीक्यूज में ये बातें पूछी जाती हैं कि सी शेप रिंग कहां पर मौजूद है, तो ट्रैकिया में भी मौजूद है और प्राइमरी ब्रोंकाई में भी। लेकिन सेकेंडरी ब्रोंकाई से ऑनवर्ड ये रिंग्स रिप्लेस हो गए बाय कार्टिलेज प्लेट्स। ये क्या चीज है, ये कार्टिलेज प्लेट्स हैं, कार्टिलेज प्लेट्स। और अब उसके बाद ये जो कार्टिलेज प्लेट्स हैं ये भी खत्म हो जाएंगी आगे जाकर कहां पर, ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल से जो अगले रीजन्स होंगे उनके अंदर ये कोई कार्टिलेज प्लेट मौजूद नहीं होगी। ठीक है बेटा, यहां तक ये बात क्लियर हुई आपको। तो आपने ये इन ट्यूब्स के अंदर पूछा जाए कि किस तरह से कोलैप्सिंग प्रिवेंट हो रही होती है, तो उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि दरअसल ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स यहां पर प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग को। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स जिनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर रह जाता है, ब्रोंक्यूल्स तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं। ब्रोंक्यूल्स की जो फर्दर डिविजन्स हैं इनसे मजीद ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, और वो ब्रांचेस क्या हैं कि इनके आगे फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। इनसे आगे जो छोटी ब्रांचेस निकलेंगी उन्हें कहा जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और इनसे जो आगे ब्रोंक्यूल्स ओरिजिनेट होंगे जिनका डायमीटर और कम होता चला जाएगा उन्हें कहा जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, अब ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है ना, ये आगे फिर तब्दील हो जाएंगे एल्वियोलर डक्ट्स में। अब आगे एल्वियोलर डक्ट्स शुरू हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद अब आगे यहां से आगे क्या शुरू होगा, एल्वियोलर डक्ट्स। और उसके आगे एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे, एल्वियोलाई। तो इसको देखिए यहां पर अगर हम ये ड्रॉ करें एल्वियोलर डक्ट्स और फिर उसके आगे एल्वियोलाई को, तो हमें ये कुछ इस तरह से नजर आता है कि इसके आगे ये छोटी छोटी डक्ट्स और उसके साथ ये इस तरह से एयर सैक्स। तो आगे वाला जो हिस्सा है ना इसका सारा, वो इस तरह से ये छोटे छोटे एयर सैक्स पर मुश्तमिल है। एल्वियोलर डक्ट्स के आगे ये एयर सैक्स मौजूद होंगे। इन एल्वियोलाई या एयर सैक्स की वजह से हमारे लंग्स स्पॉन्जी नेचर के हैं, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई की वजह से लंग्स की नेचर क्या है, लंग्स बिकम स्पॉन्जी इन नेचर।
एल्विलाई का अगर हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये सिंगल एल्व्यूलस कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। एल्व्यूलस की जो वॉल होती है ना, दिस इज जस्ट वन सेल थिकेंड, दिस इज जस्ट वन सेल थिकेंड वॉल ऑफ द एल्व्यूलस। ये इस तरह से एक एयर सैक है और इस तरह जस्ट वन सेल थिकेंड इसकी वॉल होगी। ये आप देख रहे हैं ये एल्व्यूलर डक्ट है, दिस इज कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट। इस एल्व्यूलर डक्ट के साथ और भी एल्व्यूलाई अटैच होंगे और ये जो सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी एयर अंदर आ रही थी वो अल्टीमेटली यहां पर पहुंच जाएगी, इस जगह पर वो एयर पहुंचती है। अच्छा, एल्व्यूलर सेल्स के दरमियान यहां पर कुछ कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिन प्रोटीन्स के फाइबर्स मौजूद होते हैं। यहां पे क्या मौजूद है? कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। तो ये कोलेजन और इलास्टिन फाइबर दरअसल ये एल्व्यूलाई को एक्सपैंड करने में और दोबारा रिकॉइल करने में हेल्प करते हैं। जो लोग स्मोकर्स होते हैं ना, जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनका ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बार बार वो स्मोकिंग के स्मोक से एक्सपोज होता रहता है। तो स्मोक के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इस कोलेजन और इलास्टिन को डीजनरेट कर देते हैं। अगर ये कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स यहाँ से डीजनरेट हो जाए इसकी वॉल से, तो ऐसी सूरत में अगर हमें कोई खांसी वगैरह हो तो ये एल्व्यूलाई बस्ट कर जाएंगे। और अगर ये एल्व्यूलाई बस्ट कर जाएं तो इस तरह से नंबर ऑफ एल्व्यूलाई हमारे लंग्स के अंदर कम हो जाएंगे। लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई का नंबर कितना है? तकरीबन एक लंग के अंदर 700 मिलियन एल्व्यूलाई आर प्रेजेंट, 700 मिलियन एल्व्यूलाई। तो ये जो स्मोकर लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये एल्व्यूलाई बस्ट होने के बाद बड़े बड़े एल्व्यूलाई बन जाते हैं और नंबर ऑफ एल्व्यूलाई कम हो जाते हैं। इनसे क्या फर्क पड़ता है कि उनका जो सरफेस एरिया अंदर का लंग का वो कम हो जाता है। असल में ये जो एल्व्यूलाई है इनकी वजह से ही दरअसल सरफेस एरिया ज्यादा है ना। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेस्पिरेटरी सरफेस में कि एल्व्यूलाई की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये एल्व्यूलाई का नंबर ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एल्व्यूलाई के बाहर कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क है। ईच एल्व्यूलस इज सराउंडेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। द कैपिलरी वॉल इज ऑल्सो वन सेल थिकेंड, जो इसके ऊपर से गुजर रही है, ये भी वन सेल थिकेंड है और इस कैपिलरी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। सो दिस इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ये कैपिलरी वॉल आपको नजर आ रही है, कैपिलरी वॉल्स, और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये इस जगह पर ही ब्लड मौजूद है। तो ये वो जगह है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होना है। ये हमने डिस्कस किया था, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है और इसकी जो टोटल थिकनेस बनती है वो तकरीबन कोई 1.2 माइक्रोमीटर के करीब होगी, क्योंकि जो एल्व्यूलर वॉल है दिस इज जस्ट 0.1 माइक्रोमीटर थिक। तो 0.1 माइक्रोमीटर थिक ये, 0.1 माइक्रोमीटर थिक ये होगी। तो इस तरह से ये जो डायमीटर, इसकी जो थिकनेस बन रही है, दिस इज जस्ट 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये इनफ डिस्टेंस है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सुटेबल है। तो अब आसानी से ऑक्सीजन मूव करके ब्लड में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके एल्व्यूलर एयर में आ जाएगी। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉइंट पे परफॉर्म होना है। ठीक हो गया। तो आपने ये लंग्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो अच्छी तरह से रिव्यू कर लिया। अब हम जरा लंग का जो ओवरऑल ग्रॉस स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले आपको एक बात पहले बता दी थी ना कि ये जो एल्व्यूलर वॉल के सेल्स हैं इनसे एक वो लिपोप्रोटीन सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जिसको क्या कहते हैं, नाम बताया था मैंने आपको, सरफेक्टेंट। बिल्कुल, तो ये सरफेक्टेंट यहां से सिक्रीट हो रहा है और इसकी वजह से ये एल्व्यूलर वॉल्स कोलैप्स नहीं करती। तो ये एल्व्यूलर वॉल के सेल सिक्रीट करते हैं इसको। So this is in fact surfactant.
अच्छा, अब हम इसका जरा ग्रॉस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं कि लंग्स का जो ग्रॉस स्ट्रक्चर है यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर वो कैसा है। अच्छा बेटे, ये देख लंग्स जो होते हैं इस तरह से ये रिब केज के अंदर बंद होते हैं। ये आपको रिब केज का सेक्शन कट करके दिखाया। रिब्स और उनके दरमियान में ये मसल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये रिब केज है बाहर की तरफ, ठीक है। ये आपको रेड कलर में ये इंटरकोस्टल मसल्स नजर आ रहे हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। और इसके मुकाबले में ये आपको ये ब्लैक कलर में ये रिब्स नजर आ रही हैं। तो लंग्स जो होते हैं कॉनिकल शेप के हैं। तो लंग्स की ये बाहर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसके और लंग्स के दरमियान में यहां पर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग मौजूद होती है जिसको प्लूरा कहते हैं। तो ये प्लूरा कवरिंग, उसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक मेम्ब्रेन ये लंग्स को टाइटली सराउंड कर रही है और एक ये रिब केज के अंदर की तरफ टाइटली मौजूद है और दोनों के दरमियान थोड़ी सी स्पेस पाई जाती है। एक को कहते हैं आउटर प्लूरन, आउटर प्लूरॉन, और दूसरे को कहते हैं इनर प्लूरॉन, इनर प्लूरॉन। और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्लूरा, प्लूरा। तो इस तरह से प्लूरा के जरिए ये लंग सराउंडेड है। इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। तो इसकी वजह से ये लंग्स किसी किस्म की डैमेज का शिकार नहीं होते। लंग्स में मैंने आपको इससे पहले ग्रॉस स्ट्रक्चर के हवाले से ये लोब्स के बारे में बता दिया था कि इसमें 3 लोब्स हैं, इसमें 2 लोब्स हैं। और जबकि लंग्स के दरमियान में जो आपको जगह नजर आ रही है जिसमें से ट्रैकिया गुजर रहा है, इसी जगह से इसोफेगस भी गुजरेगा और इधर हार्ट भी मौजूद होता है। इस जगह को कहते हैं मीडियास्टीनम, मीडियास्टीनम। तो ये लंग्स का ग्रॉस स्ट्रक्चर है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा बेटे, ये लंग्स का ये जो जहां पर ये इसके ब्रोंकाई आकर अटैच हो रहे हैं ना, इस पॉइंट को कहा जाता है हाइलम। ये अंदर ना डिप्रेशन होती है, अभी आपको यहां से नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इधर से कट करके ऊपर की तरफ से देखें ना तो आपको ये हाइलम यूं नजर आएगा कि लंग्स, ये अगर ऊपर से किसी व्यू में इसको ऑब्जर्व किया जाए तो लंग्स आपको ये यूं करके नजर आते हैं। तो ये हाइलम, ये डिप्रेशन जो आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड हाइलम। इसके अंदर ये जाकर ब्रोंकाई कनेक्ट हो रही होती हैं। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.